तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों बताया आईपीओ के बारे में, लगभग सारी चीज़ को मैंने कवर कर दिया है। बट फिलहाल मैं सोचा कि इस अलॉटमेंट प्रोसेस का जो शेयर अलॉट होते हैं, जो भी सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें, तो एक्चुअली जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है तो उसका एक डिस्क्रिप्शन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन था। और मैं सोचा कि चलो इसको एक शॉर्ट टॉपिक में ही बता दूं ताकि शेयर अलॉट कैसे होते हैं। तो इसमें ज़्यादा हम ब्रीफ में नहीं जाएंगे और सब टॉपिक्स को लेकर, लेकिन इसमें अलॉटमेंट का हम सारे कवर अप करेंगे कि एक्चुअली अलॉटमेंट किसे होता है, कितना कोटा होता है, सारी चीज़ मैं इस चीज़ में कवर करूँगा, जिसमें कि कोई इसको कितना परसेंटेज का अलॉट होने की वो प्रक्रिया होती है और नए सेबी का क्या रूल है अलॉटमेंट का, और आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, आप किस में इन्वेस्ट करोगे जिसमें कि आपकी चांसेस बढ़ सकती है अलॉटमेंट होने का। तो वो सारी चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। और सारी चीज़ को यदि जानना है आपको तो वो आपको इसके प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आईपीओ का फुल प्रोसेस, आपको कैसे कैसे अंडर राइटिंग होती है, इनिशियल फंडिंग कैसे होती है, आईपीओ की फंडिंग कैसे होती है, कौन कौन से इसमें फंड मैनेजर होते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर होते हैं, ये सारी चीज़ मैंने पिछले अपने वीडियो में बता दिया हूँ, ताकि आईपीओ के बारे में आपको कोई भी दुविधा ना हो, मन में कोई संकोच ना हो। और मैं अपना भी ओपिनियन बता चुका हूँ कि मुझे आईपीओ के बारे में क्या राय रहती है, कौन सी कंपनी का आईपीओ ज़्यादा अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये सारी चीज़ मैं अपने पिछले वीडियो में सारी चीज़ बता चुका हूँ, और तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं चालू करता हूँ कि शेयर जो अलॉट होते हैं आईपीओ में, वो उसमें कौन कौन से इन्वेस्टर होते हैं और किसके कितने कोटे होते हैं। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं इस बारे में कि आरआई जो है रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो कोटा होते हैं वो 35% का होता है। बट आरआई जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसका कोटा कहीं ना कहीं बढ़ा चुका है। तो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का किसे कहते हैं, जिसका 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो। कितना? तो 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, ये जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करता है वो किस में आते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर में। बट इसमें एक और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि ये रिवाइज्ड रेट जो होता है, ठीक है, मान लीजिए कि आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होता है और वह सब्सक्राइब हो गया या नोट सब्सक्राइब हुआ, कभी भी क्या होता है कि आईपीओ जब भी 90% से मिनिमम, मतलब 90% से यदि कम सब्सक्राइब होते हैं, इससे ज़्यादा यदि सब्सक्रिप्शन होता है तो आईपीओ फेल हो जाता है, या तो इसे फिर से रिवाइज बिल्डिंग करनी पड़ती है बुक बिल्डिंग के तहत ही, जो कि मैं बता चुका हूँ पिछले अपने उसमें। तो ये फेल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें जब भी ये प्रक्रिया होता है तो ये रिवीजन के तौर पे चली जाती है। तो रिवीजन में क्या होता है कि इसमें जो आरआईआई होता है रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये फिर से बिडिंग कर सकता है, लेकिन ये जितने भी चीज़ हैं, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या प्रमोटर्स, ये उसमें बिडिंग नहीं कर पाएंगे, इन्हें अथॉरिटी नहीं होती है। बट रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिर से अपने रिवाइज्ड बिडिंग में अपना डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कि ये जो है अपने कट ऑफ प्राइस पे जो है स्टेक ले सकता है, उसके बनिस्पत ये तीनों को ये चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है, इसलिए इसे रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, बाकी प्रक्रिया और समझेंगे हम आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रमोटर, कहोगे कि सर प्रमोटर तो एक्चुअली उस कंपनी का मालिक ही है, ज़्यादातर शेयर होल्डर उसके पास ही है, फिर आईपीओ में इसका क्या रोल कॉल है। हाँ दोस्त, इसका रोल कॉल है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सेबी हर बार आपके लिए काम करती है, ना कि कंपनी के लिए काम करती है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लें आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रमोटर जो है यदि आईपीओ लाता है तो उसे भी, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी 1000 करोड़ की है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी 1000 करोड़ की है और इसमें उसे आईपीओ लाना है 20%, दैट मीन्स 200 करोड़ का यदि ये आईपीओ लाती है तो ये अनिवार्य है सेबी के रूल के तहत कि ये 200 करोड़ का 20% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर लेगा। मतलब 40 करोड़ रुपीज़, 40 करोड़ जो कैपिटल है इन्वेस्ट करेगा कौन, प्रमोटर। ठीक है, शेयर इशू कैसे होते हैं, शेयर प्राइस कैसे होता है, लॉट साइज क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं उसे नहीं फिर से दोहराने वाला हूँ। बट यहाँ पे हम ये देखते हैं प्रमोटर जो है वो 40 करोड़ इन्वेस्ट करेगा आउट ऑफ दी 200 करोड़, क्योंकि पूरी आईपीओ कितनी की है, तो 200 करोड़ की पूरी आईपीओ कितनी की है, 200 करोड़ की, जिसमें कि 40 करोड़ मिनिमम ये ज़रूरी है कि प्रमोटर का स्टेक होना चाहिए आईपीओ में, क्योंकि यहाँ पे 800 करोड़ तो उसके पास है ही, जो प्रमोटर के हैं, जो उनके हैं, ये अनिवार्य है 40 करोड़ इन्वेस्ट करना। प्लस में ये नहीं कि आज 40 करोड़ आप इन्वेस्ट किए और कल निकल गए, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए सेबी ने एक और रूल लगाया है
कि कम से कम 3 ईयर्स का लॉक इन होना चाहिए। कितना का? तो 3 ईयर्स का लॉक इन होना चाहिए मेरे दोस्त, ताकि आप जल्द से जल्द ना निकल पाए। यदि आपके कंपनी और आईपीओ कोई फेल होता है या कोई अकम्प्लीट रेगुलेशन आप करते हैं, तो उसके तहत जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो रिटेल हो या नॉन इंस्टीट्यूशनल हो या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो, तो वो आपसे पहले निकल पाएँ। यानी आप यदि धोखाधड़ी करते हो तो उसका मुआवजा ये क्यों से है? आप सहो ना, क्योंकि आपका तो 40 करोड़ है ही, तो उससे निकल सकते हैं। तो इसलिए ये 3 ईयर्स का लॉक इन भी होता है। आप 3 साल के बाद ही प्रमोटर इस शेयर्स को सेल कर पाएगा। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इन तीनों को बेनिफिट देता है और एक सिक्योरिटी देता है, एक एश्योरिटी देता है कि आपके साथ मिनिमम फ्रॉड होंगे। यदि हुए भी तो, वैसे तो होते नहीं हैं, बट यदि हुए भी तो आपके साथ मिनिमम फ्रॉड हो। तो अब यहाँ पे समझते हैं, हमने ये समझा पूरा कि 90% से कम यदि होता है तो वो आईपीओ लिस्टेड नहीं होगा। बाकायदा यदि रिवाइड में यदि वो 90% के प्लस होता है तो ठीक है। बट अब समझते हैं सेकेंड सिनेरियो कि 90% से लेके यदि 100% तक सब्सक्राइब होता है तो क्या होगा। तो जब 90% से लेके 100% सब्सक्राइब होगा दोस्त, तो आप देख रहे हैं कि आरआई का कोटा कितना है? 35%। एनआईआई का कोटा जो होता है वो 15% होता है। एनआईआई कौन से हो जाते हैं दोस्त? तो जो 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है, 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो करता है वो किस में आते हैं? तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्यूआईबी का कोटा कितना होता है। क्यूआईबी में कौन कौन आते हैं? तो क्यूआईबी में आते हैं आपके बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, जितने भी पेंशन फंड हो गए या एलआईसी फंड हो गए, जितने भी बड़े फंड्स होते हैं जो एक्यूमुलेट होके आते हैं वो क्यूआईबी में आते हैं। तो यहाँ पे क्यूआईबी में एक और चीज़ समझने वाली बात है आपको, जो कि मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ कि क्यूआईबी में ही एक एंकर इन्वेस्टर का रोल अदा होता है। एंकर इन्वेस्टर किसे कहते हैं? तो एंकर इन्वेस्टर वो कहलाता है जिसके 2-3 क्राइटेरिया होता है। जैसे वो मिनिमम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसे करना होगा उस आईपीओ में। दूसरा चीज़ क्या होगा दोस्त? तो जो भी है प्राइस आईपीओ का, जो फिक्स्ड प्राइस होगा, यहाँ आप 2 तरह से प्राइस होती है इशू, एक बुक बिल्डिंग और एक फिक्स्ड प्राइस। तो दोनों चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ बुक बिल्डिंग से आप नहीं उसको कर पाइएगा, आपको फिक्स्ड प्राइस पे लेना होगा जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर तय करती है उस पर, और आईपीओ के बिडिंग से 1 दिन पहले आपको वो चीज़ लेना पड़ता है। तब जो बचते हैं वो क्यूआईबी में आता है। ठीक है, तो ये इसके एंकर इन्वेस्टर का रोल होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो 50% है, तो 50% है, 35%, 15% और 50% एंड 100%। बट जो एंकर इन्वेस्टर के बाद बचा है, देखो एक चीज़ समझ लो, जो एंकर इन्वेस्टर होगा वो 1 दिन पहले बिडिंग करता है। जैसे उस बिडिंग का पीरियड होता है 3 दिन तक, तो बिडिंग से 1 दिन पहले फिक्स प्राइस पे वो जो है क्यूआईबी में एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। यदि एंकर इन्वेस्ट 15% इन्वेस्ट किया तो वो क्यूआईबी के कोटा में करेगा, ना कि आरआईआई या ना कि एनआईआई। मतलब उसका इम्पैक्ट ना तो रिटेल इन्वेस्टर पे पड़ने वाला है और ना ही नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे पड़ने वाला है। वो केवल क्यूआईबी के कोटा में ही अपना हाथ मार सकता है या पैर मार सकता है, जो कह लो दोस्त। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मत घबरा जाना कि हाँ ठीक है एंकर इन्वेस्टर इतना इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा शेयर अलॉट नहीं होगा, यदि आप रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में हो तो। ठीक है, बट यहाँ पे समझते हैं यदि 90% से 100% के बीच में जब शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि जितने फॉर्म डले, ठीक है, जितने फॉर्म डलेंगे सबके सब अलॉट हो जाएंगे। मतलब जो जो एप्लीकेशन दिया है सबके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा और सबको शेयर अलॉट होगा। क्योंकि जितना कितना हो सकता था मैक्सिमम 100, बट 100 से कम है, यानी 100 से कम है तो सारे को मिलेंगे, और 90 से ज़्यादा है यानी आईपीओ भी सक्सेसफुली लिस्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में सभी को शेयर अलॉट होंगे। बट दिक्कत कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब बात होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जब शेयर 100% से ज़्यादा हो जाए तब दिक्कत होती है कि हाँ 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए तो दोस्त क्या होगा, किसे शेयर मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। यही तो परेशानी है, समस्या है कि क्या हमें शेयर अलॉट होंगे कि नहीं। अरे यार मेरा तो कभी फंसता ही नहीं है। बट अब आपको इस चीज़ से नहीं घबराना है। हाँ खुदा ना खास्ता इतना सब्सक्राइब हो जाए, मान लो कि 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया,
तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते दोस्त। फिर तो यदि आपका किस्मत है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, सिंपल सा चीज़ है। बट घबराने वाली क्या बात है, नहीं भी मिला तो आपके पैसे आपके पास हैं। बट जब भी सिनेरियो ऐसा होता है कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो, बट एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये 100% का ऊपर सब्सक्रिप्शन का ये मतलब नहीं है कि ये सारे चीज़ में 100% से ऊपर सब्सक्राइब हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ऐसा भी हो। बट हम एक इंडिविजुअल सेक्शन को लेकर चलते हैं हमेशा, ठीक है। मान लीजिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा अपना एक्शन दिखाए और वो अपने सेक्शन में 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बैठे, ठीक है, बात को समझिए। रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा एक्शन दिखाए, हमारे आपके जैसे लोग, और वो हम लोग अपने सेक्शन में, दैट मीन्स 35% वाले सेक्शन में 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिए, तो वो रूल केवल RII के लिए अप्लीकेबल होगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों को जितने शेयर डाले हैं, जितने एप्लीकेशन गए हैं, वो सारे के सारे अलॉट हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ में क्या हो सकता है, वैसे ही NII में भी हो सकता है कि 15% से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया हो, 15% का मतलब 30%, 2x हो गया हो, तो ये वाले में वो रूल लागू होंगे, न कि RII या ना ही QIB में। तो अब समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में होता क्या है। ये ओवर सब्सक्राइब होगा दोस्त, तो आप जानते हैं कि 2 लाख से कम इसमें होते हैं, तो क्या होगा मेरे भाई, तो जो शेयर का लॉट साइज है, ठीक है, लॉट साइज मैं बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखो, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर ऐसे करके आप IPO के लिए एप्लीकेशन डालोगे, नहीं। वो निर्धारित करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर कि हाँ ठीक है, आपको कम से कम मिनिमम 1 लॉट का आपको एप्लीकेशन डालना है। दैट मीन्स यदि मैंने उस 1 लॉट में 20 शेयर डाले हैं तो आपको 20 के मल्टीपल से, यानी या तो आप 20 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या तो आप 40, या तो 60, ऐसे सो ऑन करके आप 200, 2000, 4000, 8000 ऐसे करके आप डाल सकते हो, लेकिन उसका 20 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा सब्सक्रिप्शन हो जाए कि ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर अब सेबी के रूल के अकॉर्डिंग कि 1 लॉट सभी को मिलेगा मिनिमम, ठीक है, 1 लॉट सबको दे दिया जाएगा, चाहे जितने एप्लीकेशन होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन डाला होगा तो 1 लॉट तो कम से कम कोई भी डाला होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं 1 शेयर के लिए कोई डाला होगा, वैसा तो रूल ही नहीं, उसका एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होगा। तो 1 लॉट सभी को अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद यदि बच जाता है, ठीक है, उसके बाद यदि बच जाता है 1 लॉट से, यदि 35% पूरा नहीं होता है IPO का, बच जाता है, तब बात आती है प्रोपोर्शन वाइज। मतलब यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट किए हो, कोई 10 लाख, एग्जाम्पल समझते हैं, यदि कोई 1 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए डाला हो और कोई 10 लाख डाला है, ठीक है, तो समझिए बात को, पहले तो 1 लाख वाले को भी 20 शेयर मतलब 1 लॉट दे दिए जाएंगे, और 10 लाख वाले को भी 1 लॉट दे दिए जाएंगे। बाकी जो शेयर बचे सबको देने के बाद 1 लॉट आपको दे दिए जाएंगे, चाहे जो एप्लीकेशन डाला हो, चाहे जितने के लिए डाला हो। सॉरी, यहाँ 10 लाख नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे एग्जाम्पल लिया हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि 1.5 लाख मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 लाख से तो नीचे ही ना इन्वेस्ट करेगा कोई भी रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो ये प्रोपोर्शन वाइज मिल जाता है। लेकिन तब क्या होगा दोस्त, जब एप्लीकेशन में 1 लॉट भी नहीं पूरे पा रहे हैं, मतलब यदि ऐसा हो गया कि 35, ठीक है, 35 यदि 70 है, यहाँ 35 है, और यदि ऐसा हो गया कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, बहुत सारे, मान लीजिए कि यहाँ पे 70 लॉट है, ठीक है, अब बहुत सारे से एप्लीकेशन आ गए, 10,000, 20,000 और 70 ही है, तो क्या 1 लॉट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी मिनिमम 1 लॉट भी यदि जब नहीं दे पाएगा, तब होता है लकी ड्रॉ, वो भी कंप्यूटराइज्ड होता है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर आपको कम से कम मिनिमम 1 लॉट अलॉट हो जाएंगे, लेकिन मज़े की बात तो तब आएगी जब हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्या होगा, कोटा कितना है तो 15% में। अब नए अकॉर्डिंग ऑफ दी सेबी के नए रूल के तहत अब NII को 2 टर्म में बांट दिया गया है। पहला 2 लाख से 10 लाख और सेकेंड 10 लाख से ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेबी ने कहा कि नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी 2 भाग में बांट दो और 1/3 ऑफ द शेयर इन्हें दिया जाएगा, जो कि 2 लाख से 10 लाख, यानी NII का 5% शेयर जो है इस कैटेगरी वाले को मिलेगा। बाकी जो 10% है
वो इस कैटेगरी वाले को मिलेगा। अब दोस्त समझिए बात को, यहाँ पे मज़े वाली बात है कि आप यदि कोई भी शेयर आया, मान लीजिए कोई भी पतंजलि का ही आ गया और आते ही बूम, ठीक है, बहुत सारे आ गए, किसी ने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपने कितना किया है 10 लाख का, तो जब बूम आएगा तो 10 करोड़ वाले को भी उतने ही मिलेंगे जितना कि आपको मिलेगा 10 लाख वाले को। क्या नहीं समझे? समझते हैं। तो NII के अकॉर्डिंग, सॉरी सेबी के अकॉर्डिंग, जैसे ही ओवर सब्सक्राइब होगा तो मिनिमम इस वाले पोर्शन में, जो कि 1/3 वाला पोर्शन है 2 लाख से 10 लाख, तो उसमें मिनिमम 2 लाख के शेयर सभी को अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, सभी को अलॉट किए जाएंगे। बाकी जैसे रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में थे, बाकी प्रोपोर्शन वाइज बांट दिया जाएगा यदि बचा तो। वैसे ही 10 लाख वाले प्रोपोर्शन में मिनिमम 10 लाख रुपये का जो भी शेयर है उसको अलॉट किया जाएगा, बाकी प्रोपोर्शन वाइज, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं दोस्त। यहाँ पे मज़े वाली बात यह है कि कोई 10 करोड़ भी किया और आप 10 लाख किए तो आपको भी उतने शेयर मिलेंगे, बाकी 10 करोड़ वाले को भी उतने मिलेंगे यदि ओवर सब्सक्राइब होता है तो, ठीक है। तो ये मज़े वाली बात है, यहाँ पे आप उतना ही बेनिफिट उठा पाओगे जितना कि एक बड़ा कैपिटल वाला जो भी व्यक्ति है वो उठा पाए। सेबी का ये सीधा सा फंडा और सीधा सा नज़रिया समझ में आता है हमें कि सेबी का कहना है कि सारे लोग कंपनी के साथ जुड़े, सभी लोग उसके ग्रोथ के हिस्सेदार हों, सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उसका पार्टनर बने। बट बात करते हैं QIB में। QIB में ऐसा कोई रूल नहीं है मेरे भाई, QIB में ऐसा कोई रूल नहीं है। QIB में शुरू से ही प्रोपोर्शन वाइज से मिलते हैं कि यदि आपका शेयर, क्योंकि ये देखो यार, ये फंडिंग वाली चीज़ है, ठीक है। क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल बायस कोई पर्सनल तो है नहीं, रिटेल में केवल सिंगल पर्सन हो सकता है, ठीक है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो भी है हाई नेटवर्क इन्वेस्टर जो होते हैं या फैमिली वाली पोर्शन हो सकती है, तो यहाँ पे भी एक स्मॉल पर्सन वाली चीज़ है। बट यहाँ पे जब फंड मैनेजर आते हैं, फंड आती है, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, तो ये चीज़ होना तय नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा शुरू से ही प्रोपोर्शन वाइज में डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर। बट यहाँ पे इससे पहले क्या हो जाता है कि जो एंकर इन्वेस्टर हैं, यदि वो अप्लाई किए हैं, यदि वो कोई है, तो यहाँ से थोड़ा सा शेयर कट जाता है। उसके भी मैं रूल बता चुका हूँ कि एंकर इन्वेस्टर का क्या रोल होता है पूरा ब्रीफ में, वो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा कि आपको यहाँ क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं भी कीजिएगा तो भी मैं अगले बार एक नए कंपनी एनालिसिस के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा, क्योंकि मेरा मानना है बढ़ेगा भारत तभी हम भी बढ़ेंगे। कौन लेके जाने वाला है यहाँ से पैसा, ठीक है। तो ये QIB की बात हुई। तो यहाँ पे हमें लगता है कि हमने समझ लिया कि शेयर अलॉटिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और शेयर अलॉटमेंट में कभी घबराना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि आप 190 या 195 इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप 2 लाख से ऊपर का जो प्रोसेस है उस स्लैब में आ जाओ, ताकि और थोड़े से चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। यदि कोई 10,000 20,000 वाला है तब तो मैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल रेज करने वाली बात हो जाएगी, तो वो ठीक है। बट यदि आप 1,95,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी 1,95,000 कर सकते हो, तो 6,000 और उसमें इंक्रीज करके आप HNI वाले कैटेगरी में आ जाओ, ताकि आपकी चांसेस जो है IPO का वो बढ़ जाए। वैसे तो मुझे IPO बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी अपना माल बेचने आएगा मार्केट में तो वो अपने से कम नहीं करेगा जब उसे ही तय करने की बात हो, ठीक है। तो मैं IPO में वैसे इन्वेस्ट नहीं करता, रियरली लगता है कि नहीं IPO का मुझे बस फ़ायदा ये मिल सकता है कि IPO लिस्टेड हो तो वो मेरे प्राइस से ज़्यादा हो, तो वो 20% 50% का जो स्लैब होता है इंक्रीजमेंट का, उसका बेनिफिट उठाने के लिए मैं 2-4 बार ज़रूर करता हूँ। बाकी ऐसे मुझे IPO की प्राइस पसंद नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो सही बताता है कि आपकी औकात क्या है दोस्त। तो बस इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बस ट्रेडिंग के लिए लेता हूँ कभी कभी, वो भी ज़्यादा नहीं। बाकी आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया ना मेरे भाई, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो भी है वो क्लियर कर पाऊँ, चाहे जिस लैंग्वेज से आप समझ पाओ, ठीक है। पर्सनल यदि जानना हो तो टेलीग्राम के चैनल लिंक मैं भी डाल दूँगा इस वीडियो में, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेक्शन, नए इम्प्लीमेशन, नए कंपनी या नया कोई की फैक्टर जो कि आपको अच्छा लगे, जो आपको समझने में आसानी से हो, ठीक है।